हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो सीडीपी है उसके पीवाईक्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा उपयुक्त है? अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा या धार्मिक शिक्षा? तो हमारा राइट आंसर है समावेशी शिक्षा। तो सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा उपयुक्त है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें हर बच्चा, चाहे वह गरीब, दिव्यांग या कमजोर वर्ग से हो, एक ही कक्षा में साथ पढ़ता है। इसका उद्देश्य समान अवसर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था में अहम पहचान यानी कि ईगो आइडेंटिटी क्या है? एक सकारात्मक मनोसामाजिक पक्ष, एक नकारात्मक मनोसामाजिक पक्ष, एक तटस्थ पक्ष या एक कोई मनोसामाजिक पक्ष नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन है आंसर नंबर ए। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एक सकारात्मक मनोसामाजिक पक्ष। एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था में व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है। यह आत्म जागरूकता और आत्म स्थिरता का चरण है, यानी एक सकारात्मक पहलू है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता एक सृजनशील यानी कि क्रिएटिव बच्चे में नहीं पाई जाती? विभेदी सोच, अत्यधिक जिज्ञासा, उच्च कल्पना शक्ति या परंपरागत विचार? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परंपरागत विचार। जो रचनात्मक बच्चे हैं वो पुराने डरे पर नहीं सोचते, वे नए विचार उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनमें परंपरागत सोच नहीं होती। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है परंपरागत विचार। जो ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई, अत्यधिक जिज्ञासा हो गई, उच्च कल्पना शक्ति, ये सभी एक क्रिएटिव बच्चे के गुण हैं, लेकिन जो परंपरागत विचार है ये क्रिएटिव बच्चे का गुण नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता? निम्नलिखित में से कौन सा गुण समाजीकरण की प्रक्रिया पर, सोशलाइजेशन के प्रोसेस पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता? सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास या सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पूर्वाग्रह यानी कि प्रिजुडिसियस व्यक्ति को समाज से अलग करता है, समाजीकरण में बाधक होता है। अर्थात हमारा राइट ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का अक्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD क्या है? जो बच्चा स्वयं कर सकता है, जो बच्चा स्वयं नहीं कर सकता, जो बच्चा मार्गदर्शन से कर सकता है या जो बच्चा मार्गदर्शन से भी नहीं कर सकता? हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चा मार्गदर्शन से कर सकता है। ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा अकेले नहीं बल्कि किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से कार्य कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो कारण जानने के लिए कौन सी परीक्षा की जाती है? मतलब थोड़ा सा स्लो लर्नर है तो उसके लिए कौन सी परीक्षा की जाती है? निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक निदानात्मक, उपचारात्मक रेमेडियल या सारांशात्मक यानी कि समेटिव? तो हमारा राइट ऑप्शन है उपचारात्मक, रिमीडियल टीचिंग। निदानात्मक परीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि विद्यार्थी किस कारण से पिछड़ रहा है या कहाँ कमजोरी है। ठीक है, तो ये स्लो लर्नर्स के लिए होती है रिमीडियल्स टीचिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, समावेशन केवल दिव्यांगों तक सीमित नहीं है बल्कि किसी भी बच्चे को अलग नहीं किया जाना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? NCF 2005 के द्वारा, NCERT, यूनेस्को या यूनिसेफ के द्वारा? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, NCF 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में ने स्पष्ट किया है कि समावेशन का अर्थ सभी बच्चों को शिक्षा में समान अवसर देना है, न कि केवल विशेष बच्चों को। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, NCF 2005। अगला हमारा क्वेश्चन है, वृद्धि विकास में कौन से परिवर्तन होते हैं? शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने गुणों का लोप या नए गुणों का विकास? तो हमारा राइट ऑप्शन है सभी जो ABCD है सभी। विकास एक सतत यानी कि कंटिन्यूस प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और व्यवहार सभी में परिवर्तन होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के सकारात्मक प्रभाव को नहीं दर्शाता? प्रेरणा सीखने को बाधित करती है। हमारा राइट ऑप्शन यही है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि प्रेरणा सीखने को बाधित नहीं करती। प्रेरणा जो मोटिवेशन है वह सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय और प्रभावशाली बनाती है, न कि उसे रोकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार चरणों और सत्रों का सही मेल है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अनुसार चरणों और सत्रों का सही मेल, अच्छे पारस्परिक संबंध, व्यक्तिगत और विनिमय, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार या सार्वभौमिक सिद्धांत। इसमें
दिया गया। तो हमारा पहला जो हमारा राइट आंसर है इसे हमें सही मतलब चरणों में लगाना है। तो पहला है व्यक्तिगत और विनिमय, पहला है सत्र व्यक्तिगत और विनिमय, दूसरा है हमारा जो अच्छे पारस्परिक संबंध, तीसरा है हमारा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, और फोर्थ है हमारा सार्वभौमिक सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसने जो कोयले प्रगणों ने तीन तो टाइप्स दी और उसमें 6 स्टेजेस दी हैं। तो पहले पूर्व सम्मेलन यानी कि प्री कन्वेंशनल व्यक्तिगत व विनिमय, फिर है कन्वेंशनल अच्छे पारस्परिक संबंध, और लास्ट में है उत्तर सम्मेलन सत्र पोस्ट कन्वेंशनल सामाजिक अनुबंध व सार्वभौमिक सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी बिना किसी उद्देश्य या इच्छा के कोई कार्य सीख लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? मैस्ड लर्निंग यानी कि सामूहिक अधिगम, संपूर्ण अधिगम, आंशिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आकस्मिक अधिगम यानी कि इंसिडेंटल लर्निंग। जब सीखना अनजाने में या बिना किसी नियोजन के हो तो उसे आकस्मिक यानी इंसिडेंटल अधिगम कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते खेलते नए शब्द सीख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक उद्देश्यों के संबंध में सही नहीं है? जो बायोलॉजिकल मोटिव्स है उसके संबंध में सत्य नहीं है। वे सार्वभौमिक होते हैं, वे जन्मजात होते हैं, वे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, वे व्यक्ति की शारीरिक संतुलन की यानी कि होमोओटेसिस से संबंधित नहीं होते। तो हमारा राइट ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर 4। वे होमस्टेटियस से संबंधित नहीं होते, अर्थात जो जैविक उद्देश्य है यानी कि जैसे भूख प्यास नींद नींद आदि शरीर की संतुलन अवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं, तब वे होमोस्टेटिस से जुड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके संबंध में ये सत्य नहीं है, ये जुड़े होते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया गया कि वे एक व्यक्ति की शारीरिक संतुलन से संबंधित नहीं होते। लेकिन जो हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं वो हमारे शारीरिक संतुलन से संबंधित होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किन प्रकार की परीक्षाओं पर आधारित है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा या प्रायोगिक शिक्षा। तो हमारा राइट ऑप्शन है सभी, यानी कि ABCD सभी। CC में यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन किया जाता है लिखित, मौखिक, व्यवहारिक और प्रायोगिक सभी गतिविधियों के माध्यम से। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट के संबंध में सही नहीं है? अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट एक प्रदर्शनात्मक परीक्षा है। मौखिक परीक्षा व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों हो सकती है। अशिक्षित व्यक्ति प्रदर्शनात्मक परीक्षा नहीं दे सकते। अमौखिक परीक्षा में चित्रों या आकृतियों से बुद्धि मापी जाती है। तो हमारा राइट आंसर है हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अशिक्षित व्यक्ति प्रदर्शनात्मक परीक्षा नहीं दे सकते, यानी कि जो प्रदर्शनात्मक यानी कि परफॉर्मेंस परिभाषा बिना भाषा के भी दी जा सकती है, इसलिए अशिक्षित जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वह भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? जो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया है उसके अनुसार इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? यूनिट, प्रोडक्ट, कोग्निशन ऑपरेशन, इवेल्युएशन ऑपरेशन, रिलेशन या कंटेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यूनिट या प्रोडक्ट। गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 आयामों में बांटा है, क्रिया, ऑपरेशन, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। इकाई उत्पाद का भाग नहीं है, जो इकाई है वो उत्पाद का भाग नहीं है। उन्होंने 3 आयामों में बांटा है, क्रिया, ऑपरेशन, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति की कौन सी विशेषता है? सार्थक शिक्षण के अवसर, एकल शिक्षण पथ यानी कि सिंगल लर्निंग पाथ, निरंतर मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन या सुलभ शिक्षण वातावरण। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो हमारा राइट ऑप्शन है एकल शिक्षण पथ यानी कि सिंगल लर्निंग पाथ है। बाल केंद्रित शिक्षा में हर बच्चे के लिए सीखने के अनेक रास्ते यानी कि मल्टीपल पाथवेज होते हैं, न कि एक ही तरीका। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं है? ध्यानात्मक प्रक्रिया, स्मरणात्मक प्रक्रिया, प्रेरक प्रक्रिया या संयोजनात्मक प्रक्रिया। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 संयोजनात्मक प्रक्रिया। बंडूरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम की 4 प्रक्रियाएं होती हैं, ध्यान, स्मरण, पुनर्उत्पादन और प्रेरणा। संयोजनात्मक प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर वही व्यवहार अपनाता है तो उसे क्या कहा जाता है?
बंडूरा ने बोबोडोल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और मॉडलिंग का भी कंसेप्ट दिया था। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर वही व्यवहार अपनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अडप्टेशन, आत्मनिरीक्षण, मॉडलिंग या प्रभाव अपेक्षा यानी एफिशिएंसी एक्सपेक्टेशन। तो मेरा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मॉडलिंग। मॉडलिंग का अर्थ है दूसरों को देखकर उनके जैसा व्यवहार करना, जैसे बच्चा अपने शिक्षक की बोलचाल की नकल करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार घटक बुद्धि यानी कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में कौन सा भाग शामिल नहीं है? मेटा कंपोनेंट, एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट या नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन है प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट। स्टर्नबर्ग है जो उनके सिद्धांत में 3 भाग हैं, घटक, कॉम्पोनेंशियल, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल और संदर्भात्मक यानी कि कॉन्टेक्सुअल। प्रयोगात्मक घटक अलग श्रेणी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल। हमारा अगला क्वेश्चन है वह अधिगम अक्षमता जो गणितीय कौशल के अर्जन को प्रभावित करती है। गणितीय कौशल को मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन को प्रभावित करती है। डाइस कैलकुलिया, डाइस ग्राफिया, डायलैक्सिया या डाइसमैग्नीसिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डिसकैलकुलेलिया। डिसकैलकुलेलिया डिसकैलकुलेलिया एक ऐसी सीखने की क्षमता जिसमें बच्चा संख्याओं या गणना से संबंधित कार्यों में कठिनाई महसूस करता है। डिसकैलकुलेलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डाइमैग्नीसिया। तो हमारा राइट ऑप्शन है डिसकैलकुलेलिया। कैलकुलेटर से इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो जो गणितीय कौशल को प्रभावित करती है उसे हम डिसकैलकुलेलिया कहते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।